नमस्ते फ्रेंड्स। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स और हमारे व्यूअर्स हमें बताते रहते हैं कि कस्टम्स कैसे होता है। कई बार आप लोगों ने हमारे साथ आईसीडी पे गए होंगे या कोई पोर्ट पे गए होंगे। तो आज हम यहाँ पे लेके आए हैं हमारे एक कस्टम सुपरिंटेंडेंट ऑफ कस्टम्स। इनकी डेजिग्नेशन है श्री कृष्ण सिंह जाडेजा सर, सुपरिंटेंडेंट ऑफ कस्टम्स एंड सेंट्रल जीएसटी एट वडोदरा। सो ही इज हियर विथ अस टुडे। तो हमारे जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं एक्सपोर्ट करने के टाइम पे या इंपोर्ट करने के टाइम पे, तो कस्टम्स का रोल क्या होता है और कस्टम्स क्यों होता है, क्या करता है कस्टम्स एक्चुअली में। तो ये सारे हम आज जाडेजा सर से प्रश्न पूछेंगे और इनके हमें उत्तर मिलेंगे, तो हमारे काफी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नमस्ते जाडेजा सर, वेलकम टू ट्रिपल आई एंड हम आपको वेलकम करते हैं यहाँ पे। और आप अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दीजिए सर, ताकि हमारे विद्यार्थियों को पता चले आपके बारे में। मैं कस्टम और सेंट्रल जीएसटी डिपार्टमेंट में, आवाज क्लियर आ रही है? हाँ जी सर। मैं डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू कस्टम और सेंट्रल जीएसटी डिपार्टमेंट में 30 साल से सर्विस करता हूँ। एज ए इंस्पेक्टर में मैंने ज्वाइन किया था, अभी सुपरिटेंडेंट में काम कर रहे हैं। वेरी गुड। हाँ, वो बेसिक स्टार्टिंग क्लरिकल में से फिर इंस्पेक्टर फिर सुपरिटेंडेंट बना। और 30 साल की सर्विस में मैंने जामनगर कस्टम्स प्रिवेंटिव, जो काफी स्मगलिंग एरिया के लिए पहले बहुत कुख्यात था, और उनके बाद कस्टम्स कंडला और मुंद्रा, जो मुंद्रा पोर्ट डेवलप हुआ, वहां पे मैंने इंस्पेक्टर में काम किया। और लास्ट में आईसीडी दशरथ, आईसीडी अंकलेश्वर, सोरगढ़, भरूच, वो सभी वडोदरा के जो कस्टम के जुरिडिक्शन है, उसमें एज ए सुपरिटेंडेंट मैंने काम किया। एक कस्टम्स का छोटा एक्सपीरियंस, 30 साल के अंदर से मैक्स 15-20 साल कस्टम्स में काम किया। बाकी एक्साइज और जीएसटी जो है इनडायरेक्ट टैक्सेशन में हम। वैसे तो मिनिस्ट्री ऑफ कस्टम्स एंड एक्साइज वो डिपार्टमेंट एक साथ ही होते हैं, पर हाँ जी, तो जीएसटी के बारे में तो हम आज नहीं बात करेंगे, हम सिर्फ कस्टम्स के बारे में बात करेंगे, ताकि हमारे व्यूअर्स और हमारे स्टूडेंट्स वगैरह जो हमारे हैं यूट्यूब चैनल पे, उन सबको ये माहिती मिल जाए कि कस्टम्स कैसे काम करता है। तो सर पहले तो हम यहाँ से शुरू करें कि कस्टम्स क्या होता है और कस्टम्स क्लियरेंस, दो शब्द हैं, कस्टम्स भी हैं और क्लियरेंस भी हैं। तो कस्टम्स क्या होता है और क्लियरेंस क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो अपनी जो डिक्शनरी का जो मीनिंग है कस्टम्स, उसका एक जो रेफरेंस है उसको हम बोलते हैं रीति रिवाज या जो उनकी ट्रेडिशन, उसको कस्टम्स बोलते हैं। तो वो कस्टम के ऊपर से कस्टम्स वर्ड आया, जहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर पे कोई माल सामान की आवागमन होती है, जैसे एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होता है, तो उनके लिए कुछ फॉर्मेलिटी पहले राजाशाही के समय से या जो इंटरनेशनल फॉरेन के भी किंगडम वहां पे हुआ करते थे, उस टाइम से जो प्रोसीजर चलती थी, वो प्रोसीजर एक ट्रेडिशन थी। वो ट्रेडिशन को कंटिन्यू करते हुए ये जो वर्किंग पैटर्न है या डिपार्टमेंट है, उसको कस्टम्स कहा जाता है, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को रेगुलाइज करता है। क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक कंट्री से दूसरे स्टेट में विदाउट रेगुलेशन कोई चीज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं होनी चाहिए। ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से एक रेगुलेशन है, और उनको फॉलो करने के लिए कस्टम डिपार्टमेंट काम करता है, वो कस्टम्स हुआ। और कस्टम्स में जैसे आपने दूसरा पॉइंट बोला क्लियरेंस, तो कस्टम्स एरिया या कस्टम जो वहां पे काम करता है बॉर्डर पे, चाहे सी बॉर्डर हो या इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो या आईसीडी हो, जो जहाँ कस्टम्स पोर्ट है, कस्टम्स पोर्ट से इंपोर्ट का मटेरियल अगर देश के अंदर आता है, कंट्री के अंदर आता है, या तो कंट्री का माल सामान कोई एक्सपोर्ट हो रहा है, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर में एयरपोर्ट से या सी पोर्ट से जाएगा, तो उनको जो क्लियरेंस के लिए जो रिक्वायरमेंट है, वो किस तरह से काम होता है, उसको बोलते हैं कस्टम्स क्लियरेंस। कस्टम्स पोर्ट से क्लियर होता है, मीन्स उनके बाद आप यूज कर सकते हो, चाहे इंपोर्ट मटेरियल हो या एक्सपोर्ट मटेरियल। तो अगर मैं आपने बहुत सिंपल ही भाषा में समझाया है, मैं अपने दर्शकों को समझाना चाहूंगी कि यहाँ पे माल हो या इंसान हो,
प्रोडक्ट हो या मैन हो, ह्यूमन बीइंग्स हो या एनिमल्स हो कल, तो ये सब एक देश से दूसरे देश अगर जाते हैं तो क्या जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए, इसका रीति रिवाज यानी कस्टम्स होता है। और ये कस्टम्स दोनों देशों में लागू होता है। हमारे इंडिया से मैं जा सकती हूँ, पर शायद अगर मैं कोई और देश में जाऊं, मेरे पास वीजा हो, तो भी वो मुझे पूछताछ के लिए रोक सकते हैं। सिमिलरली हमारे देश में से प्रोडक्ट भी जाएगा तो सामने वाले देश में वो प्रोडक्ट का भी कस्टम्स क्लियरेंस होना चाहिए, यानी कि उनके नीति नियम मुजब है कि नहीं, वो उनको देखना चाहिए। सिमिलरली हमारे देश में कुछ चीजें आती है तो उसका भी हमें चेक करना चाहिए कि हमारे देश के नीति नियम मुजब ये चीज हमारे देश में आनी चाहिए, कैसे आनी चाहिए, कौन सी आनी चाहिए। तो राइट फ्रॉम एचएस कोड टू पैकेजिंग टू सर्टिफिकेट टू क्वालिटी, ये सारी चीजों के रीति रिवाज होते हैं जो कस्टम्स फॉलो करते हैं और उसके हिसाब से देश में आना या जाना रहता है। सो आई थिंक मैं जो बोली जाडेजा सर वो सही था। सही मैडम, सही आपने बताया। और अच्छा, उनके उसमें मैं ऐड करूंगा, जैसे ओके, इंटरनेशनल बॉर्डर या तो अलग अलग कंट्री में, जैसे हाँ, अपने गुजराती में हम एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जिसको हम गेहूं बोलते हैं, हिंदी में हाँ, गेहूं बोलते हैं और हाँ, इंग्लिश में हाँ, व्हीट बोलते हैं। हाँ जी, इसी तरह से अलग अलग कंट्री में वो प्रोडक्ट का अलग नाम हो सकता है, हाँ जी, अलग अलग हो सकता है। लेकिन उनका प्रोडक्ट नेम अगर एक बार एक नंबर दे दिया तो एचएस सेम कोड नंबर दे दिया, आएगा, हाँ, हाँ, किसी एचएस कंट्री कोड में दे दिया तो पहचाना जाएगा। यस, तो यस, अभी, harmonized system से सभी हाँ जी, प्रोडक्ट को एक नंबर दिया जाता है हाँ जी, और वो नंबर के हिसाब से वो प्रोडक्ट, जैसे आपने बताया कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो डीजीएफटी नॉर्म्स के हिसाब से बनाती है, हाँ, वो प्रिफर करते हैं कि 3 टाइप के कैटेगरी होती है। एक हाँ फ्रीली जी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, दूसरा है एक रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट है और तीसरी है प्रोहिबिटेड है। तो फ्रीली जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के प्रोडक्ट्स है वो विदाउट कोई रिस्ट्रिक्शन हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कोई भी कर सकता है, हाँ, जबकि रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट है वो सर्टेन कंडीशन के साथ वो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकते हैं, और प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट है वो बिल्कुल ही नहीं होना ही कर नहीं सकते, चाहिए। यस, जैसे कि रेड जैसे, सेंडर है, हाँ, हाँ जी अपने सर, देश में से एक्सपोर्ट करने के लिए रेड सेंडर है वो प्रोहिबिटेड आइटम है, वो किसी भी हाल में एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए। क्या है ये? रेड सेंडर रक्त चंदन, रेड जिसके रेड ऊपर सैंडल्स, रेड सैंडल्स यानी एक प्रकार का लकड़ा आता है, चंदन की लकड़ी, चंदन की चंदन की लकड़ी जो रेड, हाँ, वो नहीं एक्सपोर्ट होना चाहिए। पर दूसरा सामान्य सा एग्जांपल दे तो आजकल गेहूं और चावल और ये सब में भी बैन लगा हुआ है, तो ये सब भी प्रोहिबिटेड आइटम्स हो चुकी है। हाँ पर वो यदि, मैंने उसमें प्रोहिबिटेड तो नहीं, लेकिन उसको रिस्ट्रिक्टेड कह सकते हैं, क्योंकि उसमें सर्टेन कंडीशन जो है वो अगर कंडीशन फुलफिल होगी, या क्या डीजीएफटी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी में वो चेंजेस करते रहते हैं। सर अभी फिलहाल तो प्रोहिबिशन लगा दिया है ली ऑयल क्योंकि राइस ब्रांड पे 31 मार्च तक, अनियंस पे 31 मार्च 2024 तक भी बैन लगा दिया है, और गेहूं पे भी 31 मार्च का प्रोहिबिशन है। तो हाँ, ये प्रोहिबिशन में आता है। पर रिस्ट्रिक्शन में क्या आएगा? रिस्ट्रिक्शन में अगर मैं नेशनल टर्मरिक बोर्ड या स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया से मैं टर्मरिक बेचना चाहती हूँ, हल्दी बेचना चाहती हूँ, तो रिस्ट्रिक्शन ये है कि मुझे नेशनल टर्मरिक बोर्ड या स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन चाहिए ही चाहिए। ये है एक रिस्ट्रिक्शन। उसमें अगर मैं स्क्रैप मटेरियल का लेन देन करना चाहती हूँ, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, तो मुझे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से मुझे उसका सर्टिफिकेट लेना ही लेना है। इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन। अगर मुझे मछलियां एक्सपोर्ट करनी है तो वैसे तो कोई भी मछलियां आईसी है तो आप कर सकते हो, पर मछलियों के एक्सपोर्ट के ऊपर आपको एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल जो मुंबई से लेना पड़ता है, आपके शहर में से नहीं, मुंबई से लेना पड़ता है, और उसी के बाद ये एक्सपोर्ट हो सकती है। तो ऐसे काफी सारे
नियमात होते हैं जो गवर्नमेंट के अलग अलग अधिकारी, गवर्नमेंट के अलग अलग बॉडीज, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग ऑफिसेज जो लागू होती है, उसमें से हमें सर्टिफिकेशन पहले लेना होता है। यदि हम कुछ इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट में भी अगर खाने पीने की चीजें आपने इंपोर्ट की हैं तो एफएफएसआई के नियम अनुसार वो चीज बनी हुई होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें रिस्ट्रिक्शन में लगाती हैं। तो ये रिस्ट्रिक्शन कस्टम्स का नहीं है, ये रिस्ट्रिक्शन कस्टम्स का नहीं है। कस्टम्स के रिस्ट्रिक्शन तो सिर्फ इतना सिंपल है कि आपका ये एचएस कोड है, ये फला फला है, ये फला फला है, और ऐसा पैकेजिंग आपने किया है। कस्टम्स शायद अभी पैकेजिंग कम से कम मुंद्रा पोर्ट पे या बड़े बड़े जो पोर्ट है वहां पे, नावा शेवा पोर्ट पे भी सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बैन कर दिया है। तो आपने कुछ अगर अपने प्रोडक्ट सिंगल यूज प्लास्टिक में रैप किए हैं तो आया, इंपोर्ट आया, तो भी कस्टम्स का हक बनता है, कस्टम्स की जिम्मेवारी बनती है वो प्रोडक्ट को वहीं पे रुकवा दे। आपको ई संचित वेबसाइट में जाके इसकी एंट्री करनी होगी, इसके लिए जो भी कोई फंड्स पे करने हैं वो करना होगा, अप्रूवल लेनी होगी, और उसके बाद कस्टम्स कुछ जांच करेगा और फिर आपका प्रोडक्ट सिंगल यूज प्लास्टिक में लपेटा है तो उसको रिलीज करेगा। तो ये सारे होते हैं रिस्ट्रिक्शंस के बारे में। सर मैं आपको दूसरा एक बताना चाहूंगी कि मेरा प्रोडक्ट आईसीडी पे आ गया, अब यहाँ से क्या प्रक्रिया होती है, आप मुझे ये बताएंगे कि यहाँ से क्या क्या स्टेप्स होंगे एक के बाद एक। जैसे अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट करने के लिए सर्टेन डॉक्यूमेंट्स आपके उसमें प्रिपेयर करने रहते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स, और उसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है कस्टम्स में, एक चीज है असेसमेंट और दूसरी चीज है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन, यस। असेसमेंट है वो मेन चीज, वो देखते हैं कि आप जो प्रोडक्ट डिक्लेयर करते हो वो सही डिक्लेरेशन है, क्लासिफिकेशन सही है, उनका वैल्यूएशन सही है, वो मेन चीज असेसमेंट में तय की जाती है। और एक्सपोर्ट है तो एक्सपोर्ट के ऊपर ड्यूटी नहीं है, लेकिन वहां पे एक जो स्कोप है और वैल्यूएशन का, वो भी चेक करते हैं कि ये एक्सपोर्टर या कोई बिजनेसमैन इनका मिसयूज नहीं करे, क्योंकि जो गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है तो और वैल्यूएशन करके भी इनका इंसेंटिव का बेनिफिट देती है, बेनिफिट देती है। हाँ, असेसमेंट हो गया सबसे पहला पार्ट। असेसमेंट में अप्राइजर या तो सुपरिटेंडेंट वो चीज को एसेस करते हैं कि जो आपने दिया वो सही है कि नहीं। तो उनके लिए आपको इनवॉइस के साथ, कॉमर्शियल इनवॉइस होगा, एक्सपोर्ट इनवॉइस होगा, उनके साथ आपका पैकिंग लिस्ट और वो सब देख के एक शिपिंग बिल फाइल होगा। वो शिपिंग बिल को वेरिफिकेशन करने के बाद एसेसिंग ऑफिसर ऑर्डर देंगे कि इसको आप एग्जामिन करो। हाँ। तो वो इंस्पेक्टर जो है या तो एग्जामिनर है, वो कार्गो का एग्जामिन करेंगे, फिर उनको सही है गलत अपना रिपोर्ट देंगे। अगर सही होगा तो क्लियरेंस के लिए आगे जाएगा और उसमें स्टफिंग परमिशन होकर कंटेनर में स्टफ होगा, या तो शिप के कार्गो के लिए लोडिंग होगा शिप पोर्ट में। तो वो कस्टम्स, तो उनके लिए लास्ट में एक्सपोर्ट में आएगा लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। यस। लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर देने के बाद आपका एक्सपोर्ट का कार्गो है वो कस्टम के पोर्ट से एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी है, वो एक्सपोर्ट की प्रोसीजर होगी। ओके। सिमिलरली इंपोर्ट के लिए अगर बाहर से कोई मटेरियल आता है तो बाहर से जो मटेरियल आता है उनके लिए वहां का जो इनवॉइस होगा, पैकिंग लिस्ट होगा, वहां का कंट्री ऑफ ओरिजिन होगा, और उनके अलावा जरूरी हो तो लाइसेंस के साथ, लाइसेंस में प्रोडक्ट है तो उनके लाइसेंस या तो केमिकल प्रोडक्ट के डॉक्यूमेंट्स, केमिकल एग्जामिनर रिपोर्ट होंगे, वो सब डॉक्यूमेंट देख के इंपोर्ट में भी इसी तरह पहले असेसमेंट करेंगे, फिर वो एग्जामिन करेंगे, और उनके बाद डोमेस्टिक मार्केट में यूज करने के लिए कस्टम पोर्ट से वो गुड्स क्लियरेंस होके कस्टम एरिया से बाहर जाएगा। तो उनको हम बोलते हैं, उनके लिए जो डॉक्यूमेंट फाइल होता है इंपोर्ट में वो होता है बिल ऑफ एंट्री, और वो जो कस्टम्स क्लियरेंस होता है उनको हम बोलते हैं आउट ऑफ चार्ज। उनके बाद वो क्लियरेंस डोमेस्टिक मार्केट में इंपोर्टर करने के लिए लेके जा सकते हैं। लेकिन इंपोर्ट में ड्यूटी भरना जरूरी है, जो पहले ड्यूटी होगी उनके बाद ये होगा। और कस्टम्स का मेन रोल, हम जब कस्टम पोर्ट में काम करते हैं तो इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए वहां पे ज्यादा से ज्यादा स्ट्रिक्टली हम चेक करते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से इंपोर्ट कम हो
और उसमें सही तरीके से इंपोर्ट हो। तो स्ट्रिक्टली एग्जामिनेशन, स्ट्रिक्टली असेसमेंट, अंडर वैल्यूएशन नहीं हो, वो बार बार चेक करके हम देखते हैं कि कोई कम वैल्यू वाली चीज कम ड्यूटी भर के लेके आ जाए या तो कोई मटेरियल लेके नहीं आ जाए। ओके और एक्सपोर्ट को हम उनके वाइस वर्सा पूरा सपोर्ट करने के लिए हम ट्राई करते हैं कि एक्सपोर्टर को हम फैसिलिटेट कर सके। ओके तो ये आपने ऑलरेडी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दे दिया है सर, कि एक्सपोर्ट के दौरान हमें कस्टम्स में से दो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, एक है शिपिंग बिल और दूसरा है लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। और इंपोर्ट जब होता है तो हमें दो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, सर ने जैसे अभी बताया, बिल ऑफ एंट्री और सर दूसरा डॉक्यूमेंट आउट ऑफ चार्ज, यानी कि पोर्ट ने अभी ये हमें चार्ज दे दिया, मतलब उनकी जिम्मेवारी में से अभी इंपोर्टर की जिम्मेवारी आ गई है। अब सर इन सारों में हम ज्यादातर CHS कस्टम्स ब्रोकर बोलते हैं आजकल, तो कस्टम्स ब्रोकर या CHA कस्टम्स हाउस एजेंट की कितनी जरूरत रहती है? ये मैडम उसमें एक चीज है कि ये कंपलसरी नहीं है। अगर एक्सपोर्टर या इंपोर्टर खुद अपना डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए वो अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि वो खुद ही करें। लेकिन एक जो कस्टम ब्रोकर या कस्टम हाउस एजेंट है वो एक स्पेशलाइज एक बिजनेसमैन है या तो स्पेशलाइज पर्सन है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के नॉर्म्स भी जानते हैं एज वेल एज कस्टम क्लियरेंस की प्रोसीजर भी जानते हैं। तो मान लो आईसीडी जिसके पास एक लाइसेंस भी होता है, जो कस्टम्स डिपार्टमेंट में उन्होंने परीक्षा पास करके उनको मिलता है, और ये एक एसोसिएशन के मेंबर भी होने चाहिए। एम आई राइट सर? ये अलग अलग जैसे आरटीओ एजेंट होते हैं वो कोई भी बन सकते हैं, या तो कॉर्पोरेशन में या दूसरे जो एजेंट्स है वो अपना अपना काम करते हैं, लेकिन ये एजेंट रेगुलाइज नहीं है। लेकिन कस्टम हाउस एजेंट है वो डिपार्टमेंट ने या गवर्नमेंट ने रेगुलाइज किया हुआ है, उनकी एग्जाम लेते हैं और उनका लाइसेंस डिपार्टमेंट ही इश्यू करता है कि आप ये काम करो। अगर है वो अपनी एजेंसी भी चार्जेस लेते हैं। और दूसरी एक मेन चीज है कि कोई बॉम्बे से इंपोर्ट कर रहा है या मुंद्रा या कंडला से इंपोर्ट कर रहा है, आईसीडी दशरथ से बड़ौदा से इंपोर्ट कर रहा है, जो इंपोर्टर तो दिल्ली या तो इंटरनल पार्ट में है, तो वो बिजनेसमैन के जो एम्प्लॉई है वहां से क्लियरेंस कराने के लिए उनको आना जाना या पोर्ट पे काम करना मुश्किल पड़ता है। तो अपने बिहाफ पे वो कोई कस्टम ब्रोकर को अपॉइंट कर सकते हैं और कस्टम ब्रोकर इंपोर्टर या एक्सपोर्टर के बिहाफ में डॉक्यूमेंटेशन का काम कंप्लीट करते हैं और कस्टम होने के बाद वो जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का कार्गो है वो एक्सपोर्टर या इंपोर्टर को हैंड ओवर कर देते हैं। ओके, वेरी गुड, ऑलराइट। तो इतना जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, आप अपना भी कर सकते हैं, पर सुविधा के लिए अगर आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। और मेन चीज है कि एक्सपोर्टर इंपोर्टर अगर गलती करे तो उनको हम डायरेक्ट पकड़ते ही है, लेकिन अगर कस्टम ब्रोकर गलती करे उनकी सजा और बड़ी होती है कि वो ऑलरेडी नॉलेजेबल है और उनने जानबूझ के ये गलती करवाई या तो गलती में उन्होंने अनदेखा किया, उनकी सजा भी लाइसेंस सस्पेंड होता है। ओके, वो मेन सजा हो जाती है, लाइसेंस मिलना मुश्किल है। अच्छा, ओके। सर आपके ध्यान में, आपने बहुत सारा, इतने सालों से आपने कस्टम्स में जॉब की है, गवर्नमेंट आईसीडीज में वगैरह में आपने जॉब की है, तो आपके पास इतना सारा नॉलेज है, ज्यादातर कौन सी गलतियां करते हैं एक्सपोर्टर्स के बारे में बताइएगा, ज्यादातर कौन सी गलतियां करते हैं एक्सपोर्टर्स में? मेन मैडम क्या है, एक तो जल्दीबाजी में, कभी क्या क्या वो उनका जो डॉक्यूमेंटेशन या उनका कार्गो का जो काम जल्दी जल्दी करना है, तो डॉक्यूमेंटेशन में कभी कभी उनमें जो प्रोडक्ट क्या HSN कोड गलत लिख दिया, तो जब कस्टम में क्लियरेंस में आएगा तो वो मिस डिक्लेरेशन में पाया जाए। कभी कभी छोटा डिफरेंस में आइटम का क्लासिफिकेशन चेंज होता है तो वो एक मिस डिक्लेरेशन हो जाता है, या तो वैल्यू जो है वो वैल्यू में भी वो अपने हिसाब से कुछ भी वैल्यू लिख दे तो प्रॉपर वैल्यू लिखनी चाहिए इनवॉइस में। बाकी कभी क्या बैंक अकाउंट नंबर या एडी कोड रजिस्ट्रेशन में जब डालते हैं तो वहां पे भी अगर बैंक अकाउंट नंबर या अपने रजिस्ट्रेशन में सही नंबर नहीं डाले तो उनको बेनिफिट मिलना था ड्रॉबैक का या IGST रिफंड का, वो अटक जाता है। एक्सपोर्ट इंसेंटिव, एक्सपोर्ट में गुड्स तो क्लियर हो गया,
लेकिन उनके रिलेटेड जब बेनिफिट मिलेगा वहां पे उनका आईजीएसटी रिफंड अटक गया तो उनको क्लियर करने के लिए फिर काफी दिक्कत पड़ती है। तो ओके, सो इन डॉक्यूमेंटेशन सही होना चाहिए। सही होना चाहिए। ओके, वेरी गुड, पॉइंट वेल टेकन। पैकिंग लिस्ट, डिटेल पैकिंग लिस्ट नहीं करते। कभी कभी क्या है, हाँ, सभी कार्गो एक साथ डाल देते हैं, जहाँ पे दो कंटेनर में दो तरीके के होते हैं, एक फुल लोड कंटेनर होते हैं और एक एलसीएल हाँ होता है जी, जो मिक्स कार्गो एक कंटेनर में जाते हैं। तो मिक्स कार्गो में पूरा बक्सा में सभी मटेरियल एक साथ डाल देता है। जो प्रोडक्ट वाइज अलग अलग पैकिंग लिस्ट का लिस्टिंग होना चाहिए जो एग्जामिनेशन के लिए आसान है। आसान वरना क्या है। पूरा कार्गो खुल जाएगा और एग्जामिनेशन लेट होगा, उनका लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने में टाइम लगेगा और यस, एक्सपोर्टर हेरेसमेंट फील करेगा ओके और ओके, ऑफिसर को भी दिक्कत पड़ेगी उनको क्लियर। ऑलराइट, ओके ओके ओके। तो ये सारी जो चीजें हैं वो नए एक्सपोर्टर्स को ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत रहती है। और इसके बाद जब इंपोर्ट होता है सर, तो इंपोर्ट में क्या क्या दिक्कतें आती हैं? जो इंपोर्ट कर दिया सामने वाली पार्टी ने, पर इंडिया में हमें रिसीव करने में जो दिक्कतें आती हैं, दो चार दिक्कतें जो आप हमें बता सके, जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। ये मैडम कभी काफी सारे में जो है आईसीसीएल एग्रीमेंट में उनका चेंज होता है कंट्री ऑफ ओरिजिन। जो कंट्री ऑफ ओरिजिन, ओके तो कंट्री ऑफ ओरिजिन बहुत मायने रखता है और कंट्री ऑफ ओके, ओरिजिन के हिसाब से वो ड्यूटी फ्री या ड्यूटी जो उनके रिस्ट्रिक्शन है वो हाँ लगनी पर, एप्लीकेबल हो जाता है। तो कभी कभी जो एन रूट होके कोई मटेरियल आता है तो अच्छा, वहां पे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन सही पे होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ओके भाई कंटेनर तो एक शिप से दूसरी शिप में शिफ्ट हो गया है लेकिन मटेरियल में डॉक्यूमेंटेशन में चेंज नहीं किया। जो प्रॉपर ओके, डॉक्यूमेंटेशन और वहां की जो अथॉरिटी है वो अथॉरिटी के सभी सर्टिफिकेट साथ में होना जरूरी है। और ओके, कस्टम्स क्लियरेंस में स्पेशली हम मैडम एक्सपोर्ट में देखते हैं लेकिन इंपोर्ट में तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। यस, टाइम ऑफ लेट एक्सपोर्ट होता है, असेसमेंट अगर हो गया वहां तक चलेगा, जेरोक्स में ईमेल में वो चल जाएगा, लेकिन फाइनल जो आउट ऑफ चार्ज है वहां पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं होगा तब तक तो वो नहीं आउट होगा, ऑफ कस्टम ऑलराइट, क्योंकि ओके, उसमें क्या क्या जेरोक्स में कुछ मिसचिप होने का चांस रहता है, वो नहीं यस, होना चाहिए। यस, अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड। सर, आप इतने सालों से काम किया है इंपोर्टर्स के साथ, एक्सपोर्टर्स के साथ, काफी सारे देशों के सामान आते हैं, काफी सारे देशों से सामान जाते हैं, तो आप हमारे जो उभरते हुए एक्सपोर्टर्स हैं, आपके अनुभव में आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो कि क्या आप बिल्कुल ही अच्छी तरह से, कैसे वो आपका मैसेज, मतलब एक सुपरिंटेंडेंट ऑफ कस्टम्स का मैसेज हमारे नए एक्सपोर्टर्स के लिए क्या है सर? एक इसके लिए मैं बताऊं, जो अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का ख्वाब है कि हम अपने कंट्री को सुपर स्ट्रॉन्ग बना के सबसे आगे अपनी इकोनॉमी को बढ़ा के लेके लेके जाए। जाएगा, हाँ जी, और उसमें सबसे बड़ा जो चीज है, एक ही कंट्री हमारे साथ एक्सपोर्ट में इंटरनेशनल लेवल पर कॉम्पीट करता है और हाँ, वो है चाइना। ओके, हमारा एक्सपोर्ट में हम काफी अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छी अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए हेल्प मिल रही है, लेकिन चाइना हमारे साथ जो कंपटीशन कर रहा है, लेकिन मैं बताऊंगा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक चीज में हम चाइना से भी आगे हैं। चाइना का क्या है कि उसके लिए बोलते हैं चले तो चांद तक वरना शाम तक, उनकी प्रोडक्ट की कोई गारंटी नहीं है। हाँ वो जी, अगर उनका एक कोई बल्ब होगा 50 रुपए का भी होगा 500 रुपए का भी होगा, वो जैसी डिमांड ऐसा वो मटेरियल बना के एक्सपोर्ट करते हैं। हाँ जी तो सर, उनकी गारंटी नहीं है प्रोडक्ट की। तो मैं अपने एक्सपोर्टर से मैं स्पेशली खास आग्रह करके मैं इंसिस्ट करूंगा कि अपनी क्वालिटी वो अच्छे से अच्छी बना के भेजे जो अपनी कंट्री की इमेज को प्रोड्यूस करती है। वेरी गुड मैसेज सर, क्वालिटी में बहुत कोई अच्छा, बांधछोड़ नहीं होना चाहिए, भले अपना चाहे तो प्राइस थोड़ा ज्यादा ले लो लेकिन क्वालिटी में बांधछोड़ नहीं करो। वो सबसे पहली मेरी रिक्वेस्ट है सभी एक्सपोर्टर के लिए। और ओके दूसरी चीज है टाइम का कमिटमेंट। जहां ओके, पे हमने कमिट किया वो टाइम पे अपने को कोशिश करके उनसे पहले ही अपना मटेरियल पहुंच जाना चाहिए। क्या आज की तारीख में कस्टम्स क्लियरेंस में सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो रोल है वो टाइम मैनेजमेंट है। अगर टाइम मैनेजमेंट सही है
तो सामने वाले को उनके कभी रॉ मटेरियल यहाँ से जाता है, उनके ऊपर आगे यस, फैक्ट्री में उनकी रिक्वायरमेंट रहती है, और अगर यस, हमने कमिट कर दिया और मटेरियल वहां नहीं पहुंचा तो सामने वाले बिजनेसमैन को जो परेशानी होगी, एक बार ऑर्डर देगा, दूसरी बार ऑर्डर रिपीट नहीं नहीं करेगा, देगा, और अपनी कंट्री की इमेज को भी धक्का पहुंचेगा। धक्का पहुंचेगा। यस, यस, बहुत सही कहा सर आपने। यस, कस्टम ऑफिसर और एक्सपोर्टर वो दो ऐसी चीज है जो अपनी कंट्री की इमेज को ऊंचा कर दूसरे सकता है। यस, 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 ऊंचा रख सकता है। वेरी गुड तो वो सर, जितना वेरी। अच्छा उनका बिहेवियर होगा, इसी तरह से वो अपनी कंट्री की इमेज को वो बिल्ड कर पाएगा। तो ओके, तो जाडेजा सर, मैं आपके साथ बातचीत बातचीत लास्ट में एक करके चीज ऐड कर दूं, हाँ जी सर, हाँ जी। एक्सपोर्ट वाला चीज, कभी कभी कौन सा? हमारा एक्सपोर्ट जो मटेरियल एक्सपोर्ट, तो हाँ, बोलते हैं कि एक्सपोर्ट में तो हमें रेवेन्यू मिलती है, तो गवर्नमेंट बैन क्यों लगाता है? काफी टाइम हमारे स्टूडेंट हमें पूछते हैं, मैं मेरे डिपार्टमेंट में भी कस्टम क्लियरेंस के लिए मैं क्लासेस लेता हूँ, तो नए इंस्पेक्टर्स या जो स्टूडेंट है वो पूछते हैं एमबी वाले कि एक्सपोर्ट में गवर्नमेंट बैन क्यों लगाती है, जबकि एक्सपोर्ट में तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू मिलेगी, गवर्नमेंट को फायदा होगा। तो मैं उनको एक एग्जांपल देता हूँ कि सबसे पहले एक्सपोर्ट के ऊपर बैन कहाँ लगा था, अगर आपको वो याद है तो उसको याद करो। सबसे पहले जो हम जानते हैं अपनी माइथोलॉजी के हिसाब से या हिस्ट्री के हिसाब से, सबसे पहले एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा था गोकुल से मथुरा, अपने यहाँ से माखन घी दूध नहीं जाएगा, अपने बच्चे भूखे रहेंगे, और हम दुश्मन देशों को अगर हम ये चीजें बेच देंगे तो पैसा तो आएगा लेकिन अपने देश तरक्की नहीं करेगा। तो जैसे आपने बताया गेहूं या जो राइस है, वो चीज इसलिए गवर्नमेंट बैन करती है कि पहले अपने कंट्री के लोगों को मिले, ऐसे नहीं कि हम कर करके विदेश में बेच के पैसा। यस, यस, डेफिनेटली। और हर देश करता है ये, अब इंडिया ही करता है ऐसा जरूरी नहीं है, हर देश में ऐसी चीजें होती हैं। सबसे पहले अपने तो हाँ, तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी कॉमन। ऑल राइट सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और आपने हमें बहुत कुछ समझाया, बहुत कुछ सिखाया, हमें बहुत अच्छा लगा, हमारे दर्शकों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच जाडेजा सर, आपके समय के लिए और आपके नॉलेज के लिए, हम बहुत ही आपके साथ प्रभावित हुए जुड़ने के लिए मुझे भी बड़ी खुशी हुई। आईआईएम के साथ मेरा पुराना रिश्ता है और मुझे अच्छा लगता है नॉलेज शेयरिंग और एक दूसरे से बात करना। हाँ जी सर। ओके सर, थैंक यू सो मच, सर, थैंक यू।